हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो कि जानी जाती है मोदी मेथड के नाम से। ये जो मेथड है बेसिकली यूज होती है जो वार्म मेथड या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड से जो सॉल्यूशन निकलता है, जिसको हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, उस इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन की ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए मोदी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ऑप्टिमिलिटी के साथ साथ मोदी मेथड में ये भी चेक करते हैं कि अगर इंप्रूव सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं तो किस तरह से वो इंप्रूव सॉल्यूशन हमें मिलेगा, उसके स्टेप्स भी आपको मोदी मेथड में दिखाई देंगे। सो आज के इस लेक्चर में इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल को सबसे पहले हम वार्म मेथड से सॉल्व करेंगे। एंड वार्म मेथड से सॉल्व किया जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन हमें जो मिलेगा, उस सॉल्यूशन को हम मोदी मेथड से चेक करेंगे कि क्या वो ऑप्टिमल है या फिर उसका कोई इंप्रूव सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। सो सबसे पहले आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहला स्टेप्स हम ये करेंगे कि ये जो एग्जांपल है उसको हम वार्म मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसका जो अलोकेशन हमें मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट का हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो सेल के अंदर अलोकेशन होगा, वो हम सबसे पहले ढूंढेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो टाइम सेविंग के लिए मैं ये करने वाला हूं कि ये जो एग्जांपल आपने जो अभी स्क्रीन पे देखा, उस एग्जांपल को मैंने वार्म से सॉल्व करके रखा है, और उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको अब स्क्रीन पे दिखाऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिर से वापस जाइए और उस एग्जांपल को खुद से एक बार वार्म मेथड से सॉल्व कीजिए, और मेरा जो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूं उस सॉल्यूशन के साथ आप टैली कीजिए कि आपने जो वार्म मेथड से सॉल्व किया है, क्या वही सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द solution of that example by the Vogel's approximation, that is the warm method। warm method से मैंने इसका solution निकाल दिया है। आप उसका allocation भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिल रहा है वो कॉस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू वार्म मेथड जो अलोकेशन हुआ है उसके ऊपर से हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला, वो आपको मिल रहा है 779 रुपीज। ठीक है। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, मोदी मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोदी मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वार्म मेथड से मिला हुआ इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है, उसका आपको एक पूरा मैट्रिक्स क्रिएट करना है, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो वार्म का जो सॉल्यूशन मिला है उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एग्जांपल जो आप मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, इस एग्जांपल को मैंने क्या किया है, वार्म से सॉल्व किया है, और अब इस मैट्रिक्स के अंदर में वार्म से मुझे जो अलोकेशन मिला है वो अलोकेशन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो वार्म से हमने जो सॉल्व किया था उसका अलोकेशन कुछ इस तरह से था। यहाँ पे 5 प्रोडक्ट का अलोकेशन हमने किया था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, राइट। फिर यहाँ पे हमें मिला था 7, हियर इट इज 8, और यहाँ पे हमें मिला था 10। सो यहाँ पे हमें मिला था 10। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सर्कल करके दिखा दिया है कि ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो नेक्स्ट स्टेप अगर मोदी मेथड में करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर ऑलरेडी अलोकेटेड सेल होंगे। ये अलोकेटेड सेल फ्रेंड्स आप वार्म मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या फिर लीस्ट कॉस्ट किसी भी एक मेथड से ढूंढ के ये अलोकेशन कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे वार्म मेथड का यूज इसलिए किया है क्योंकि वार्म मेथड इज द बेस्ड मेथड, और उसका जो हमें अलोकेशन, उसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो कई बार खुद ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है या फिर वो नियरर टू ऑप्टिमम होता है, और उसके चलते जो मोदी मेथड में स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स काफी हद तक क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। सो आइए अब देखते हैं कि ये जो हमें वार्म से सॉल्यूशन मिला है, क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या फिर ये इसके अंदर इंप्रूव सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज है या नहीं। तो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स आपको ये करना है कि ये जो आपको टेबल मिला है, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है। ये जो सेल है, उस सेल के अंदर जहां पे भी प्रोडक्ट का अलोकेशन किया है, दैट सेल इज नोन एज द ऑक्यूपाइड सेल, और जिस सेल के अंदर अलोकेशन नहीं है फ्रेंड्स, वो सेल कहलाएंगे अनऑक्यूपाइड सेल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो हमें वार्म से सॉल्यूशन मिला है, बेस्ड ऑन वार्म सॉल्यूशन कितने नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल हमारे पास है, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है फ्रेंड्स, वो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल हमारे पास कुल मिला के 6 ऑक्यूपाइड सेल है। ठीक है। अब आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको काउंट करना है m प्लस n माइनस 1। ठीक है। जहां पे ये m जो है वो m है फ्रेंड्स नंबर ऑफ रो, मतलब आपने जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है उसके अंदर कितने सेल्स के अंदर कॉस्ट है, जो कितने नंबर ऑफ सेल्स है, राइट, कितनी नंबर ऑफ रो है जिसके अंदर कॉस्ट दिखाई गई है, प्लस ये जो n है वो है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। जो मैट्रिक्स आपने दिखाया है उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी कॉलम है जहां पे कॉस्ट दिखाई दी है। तो देखो फ्रेंड्स, रो की बात करेंगे सबसे पहले, तो रो देखो 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 रो है जिसके अंदर कॉस्ट आपके पास है।
सो नंबर ऑफ रो फॉर दिस एग्जांपल वो हो जाएगी 3, राइट। फिर नंबर ऑफ कॉलम फ्रेंड्स कीजिए 1 2 3 एंड 4। सो कितने कॉस्ट वाले सेल है जिसकी कॉलम कितनी है, तो 4 कॉलम है, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ कॉलम यहां पे मेरी हो जाएगी 4। उन दोनों को क्या करना है, समेशन करना है। सो 3 + 4 दैट इज 7 और करना है -1। सो आपको क्या मिलेगा आंसर 6, राइट। तो अभी हमने क्या किया, बिफोर दिस कैलकुलेशन हमने ये चेक किया कि कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हमारे पास वार्म मेथड में मिले हैं। सो वो हमने जब काउंट किया तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हमें कितने मिले फ्रेंड्स, वो हमें मिले थे 6। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हमारे पास 6 है और ये m + n - 1 वो भी हमारे पास कितना है, 6 है। तो ये दोनों की आवश्यकता क्या हुई है, मोदी मेथड में सबसे पहला स्टेप्स आपका ये होगा कि आपको चेक करना है कि m + n - 1 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये सबसे पहले आपको चेक करना है मोदी मेथड का फर्स्ट स्टेप कि वार्म मेथड या फिर नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट से फाइंड आउट किया हुआ जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है उसके अंदर, ठीक है, m + n - 1 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ठीक है। इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल और m + n - 1 जो इक्वेशन था वो दोनों क्या है, इक्वल टू है। दैट मींस दिस सॉल्यूशन, ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो, इस मैट्रिक्स में अंदर जो हमने वार्म से ढूंढा हुआ सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है, क्या है फ्रेंड्स, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है। This solution is known as the non-degenerate solution, and if the solution is non-degenerate solution, then you can further proceed for the Modi method. अगर यहां पे ये इक्वल टू नहीं होता तो क्या करना होगा सर, तो उसको क्या कहेंगे, अगर देखो ये नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल और ये m + n - 1 उसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम नहीं आता, नॉट इक्वल टू आता है, तो वो कंडीशन कहलाएगी डीजेनरेट, राइट। और आपको पता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ डीजेनरेसी। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी डीजेनरेसी होती है जब आपके नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इज नॉट इक्वल टू m + n - 1 हो गए, दैट कंडीशन इज नोन एज द डीजेनरेसी इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह से उसके स्टेप्स आएंगे, राइट, वो मैं आपके आने वाले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इन दिस लेक्चर, इन दिस एग्जांपल, आपको पता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमने वार्म से ढूंढा है, दैट सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, मतलब यहाँ पे कोई डीजेनरेसी है ही नहीं। सो यू कैन फर्दर प्रोसीड ऑन द मोदी मेथड। सो अब हम मोदी मेथड स्टार्ट करेंगे। मोदी मेथड के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप आफ्टर द सॉल्यूशन चेकिंग कि भाई सॉल्यूशन डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है। तो नॉन डीजेनरेट होगा तो हम मोदी मेथड में सबसे पहले u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये u और v है क्या, u और v है, u जो है वो है रिस्पेक्टिव जो रो रहेगी उस रो की वैल्यू, और जो v है वो v हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, v जो है वो क्या है, वो रिस्पेक्टिव कॉलम की वैल्यू है, राइट। सो हमें ui और vi ढूंढना है, राइट। अब कैसे ढूंढना है वो हम देखेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये फर्स्ट रो के लिए u1, सेकंड रो के लिए u2 और थर्ड रो के लिए u3 में यहाँ पे लिख रहा हूं। उसी तरह से कॉलम के लिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लिए v1, सेकंड कॉलम के लिए v2, थर्ड कॉलम के लिए v3 एंड लास्ट के लिए v4, फोर्थ वन के लिए, ठीक है। सो मेरे पास u1, u2, u3, v1, v2, v3 एंड v4 ये सभी की मुझे वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, तो वी हैव वन इक्वेशन फ्रेंड्स, मोदी मेथड में एक इक्वेशन आएगा Cij इज इक्वल टू ui प्लस vj, राइट। इस इक्वेशन का यूज करके हमें ये u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 ढूंढना है। जहां पे यहाँ पे ये जो Cij है फ्रेंड्स वो क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। Cij फ्रेंड्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल जो रहेगी उस ऑक्यूपाइड सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब जो ऑक्यूपाइड सेल रहेगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। और ये ui vi तो आपको पता है, ui मतलब सपोज फर्स्ट रो के लिए आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे ui क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। और उसी तरह से ये फर्स्ट सेल आपने सिलेक्ट किया है तो vi उसका क्या आएगा, v1 आएगा, और ui आएगा उसका u1 आएगा, ठीक है। सो ui vi तो आपको पता चल गया, रिस्पेक्टिव रो और रिस्पेक्टिव कॉलम की वैल्यूज है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ऑक्यूपाइड सेल जितने भी है, क्योंकि Cij क्या है, Cij है ऑक्यूपाइड सेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हमारे पास ये वैल्यू तो फ्रेंड्स है, हमें मालूम है, लेकिन ये दो वैल्यू अननोन है।
तो सबसे पहले ये जो वैल्यू मालूम है वो हम देख देंगे। तो सबसे पहले आप चेक करो इस टेबल के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कि कितने नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल है, 6। तो यहाँ पे हमें कितनी टोटल वैल्यू मिलेगी, 6 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, किसकी, Cij की। तो कौन से ऑक्यूपाइड सेल है, तो सबसे पहला सेल देखो ये वाला C11, राइट, C11 है, दैट इज अवर फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल। तो यहाँ पे मैं ये 1 आएगा प्लस ये भी 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा V1, राइट। इसी तरह से मैं अब दूसरा ऑक्यूपाइड सेल है उसका इक्वेशन बना देता हूं, हियर C14। सो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C14 इक्वल्स टू U1 प्लस V4। सो फ्रेंड्स नाउ तीसरा सेल हम देखेंगे C23 में है, राइट। सो C23 हम चेक करेंगे, C23 तो ये 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे U2 प्लस V3। देन उसके बाद का ऑक्यूपाइड सेल है C24, सो यहाँ पे आ जाएगा U2 प्लस V4। एंड देन नीचे हम देखेंगे C32 है, सो C32 इक्वल्स टू U3 प्लस V2। एंड का हमारा ऑक्यूपाइड सेल लास्ट वन है 6th वन, दैट इज C34। सो हियर वी गेट C3 प्लस V4, राइट। तो 6 ऑक्यूपाइड सेल थे फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन ले ली है बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ui और vj की वैल्यू ढूंढने के लिए। ठीक है, सो ui vj की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास इक्वेशन था, उस बेस्ड ऑन दैट इक्वेशन हमने ये 6 इक्वेशन निकाले हैं। 6 इक्वेशन का किसके है, ऑक्यूपाइड सेल के, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो C11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C11 की वैल्यू हमारे पास है C11 मतलब क्या, C11 मतलब C11 ऑक्यूपाइड सेल है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे C11 है फ्रेंड्स, तो C11 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां पे है, ये छोटे बक्से में। सो हियर इट इज 19 इज द C11, राइट। सो 19 इक्वल्स टू U1 प्लस V1, राइट। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं ये इक्वेशन के नीचे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा फ्रेंड्स लंबा होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिए। एक ही एग्जांपल आपको करना है, फिर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आपको कोई आवश्यकता नहीं और ज्यादा एग्जांपल करने की। 1 या 2 एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, नाउ C14 भी आपको पता है, C14 का देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, 10, राइट। तो हर एक की मैं सो फ्रेंड्स C23 की वैल्यू कितनी है, 40, राइट। देन आगे आप देखो सो फ्रेंड्स C24 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो 60। और उसके बाद C32 का कॉस्ट हमारे पास 8 और उसके बाद है 20। सो हियर आई राइट 8 एंड हियर इट इज 20, राइट। नाउ देखो हमारे पास तो सिर्फ राइट हैंड साइड की, सॉरी ये हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, राइट हैंड साइड की एक भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास U1 V1 U2 V2 किसी की भी वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स एक ही वैल्यू है और बाकी दो की फाइंड आउट करनी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल एज पर द मैथमेटिक रूल्स। सो आपको क्या करना है, किसी भी एक U1 U2 U3 या फिर V1 V2 V4 इसमें से किसी एक की वैल्यू रैंडमली 0 ले लेनी है। क्या करना है, रैंडमली 0 लेनी है। अब किसकी वैल्यू 0 लेंगे, जिससे हमें जो हमारा एरिथमेटिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। तो आपको ये करना है कि आपको रो वाइज चेक करना है कि कौन सी रो में सबसे ज्यादा अलोकेटेड सेल है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो हमने अलोकेशन किया है वो सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट रो में 2 है, सेकंड में भी रो है, तीन में भी फर्स्ट में 2 है, सेकंड में भी 2 अलोकेटेड सेल है, थर्ड रो में भी 2 है। अब आप कॉलम वाइज भी चेक कर लीजिए, कॉलम में फर्स्ट में 1 है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में भी 1 है, चौथे वाला कॉलम है जो चौथा है दैट इज V4 वाला कॉलम। V4 वाले कॉलम में 3 ऑक्यूपाइड सेल है, राइट। सो आपको क्या करना है, एरिथमेटिक जो हम कैलकुलेशन कहते हैं, जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो इजी रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, V4 को क्या कर देंगे, एज्यूम करेंगे कि दैट V4 इज द 0, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग एज्यूमिंग दैट V4 इज 0, राइट। सो V4 0 है, तो अब हम जहां पे भी V4 है वो हम यहाँ पे V4 की जगह 0 लिख देते हैं, राइट। सो ये भी 0, ये भी 0, राइट। सो 3 जगह पे V4 था वो मैंने 0 कर दिया यहाँ पे। नाउ यू कैन चेक 10 इज इक्वल टू U1 प्लस 0। सो U1 कितना होगा फ्रेंड्स, U1 हमारे पास होगा 10, राइट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 60 इज इक्वल टू U2 प्लस 0, तो U2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, U2 हो जाएगा 60। यहाँ पे देखो 20 इज इक्वल टू U3 प्लस 0 है, सो U3 यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, U3 हमें मिल जाएगा 20, राइट। सो U1 U2 और U3 हमें मिल गए। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे U1 लिख दूंगा, U1 हमें मिल रहा है 10, U2 हमें मिल रहा है 60, U3 हमें मिल रहा है 20, राइट। अब बाकी की वैल्यू है आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे U2 तो U2 की वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे डायरेक्टली 60 इज इक्वल टू
V3, तो V3 हमें कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो V3 हमें मिलेगा 40 माइनस 60 दैट इज माइनस 20, राइट। यहाँ पे U3 की वैल्यू हम लिखेंगे, U3 कितना है हमारे पास 20, सो 20 प्लस V2, सो V2 की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, सो 8 माइनस 20 दैट इज माइनस 12 हमें मिलेगी। एंड यहाँ पे V1 ये रहा, तो V1 की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स मिलेगी, U1 कितना है हमारे पास 10 है, सो 10 प्लस V1 यहाँ पे 19 तो था ही, सो V1 की वैल्यू हमें मिलेगी फ्रेंड्स, V1 इज इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा, राइट। सो V1 की वैल्यू हमें मिल गई है, तो V1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9। V2 की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, V2 की वैल्यू है माइनस 12, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस 12। और V3 की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स, माइनस 20, सो V3 इज इक्वल टू माइनस 20, राइट। सो हमारे पास U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 ये सभी की वैल्यू अब हमारे पास मिल गई है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन द मोदी मेथड कि आपको UI और VI ढूंढने हैं ना। उसके बाद का स्टेप्स क्या है फ्रेंड्स वो हम देखेंगे। उसके बाद आपको करना है DIJ फाइंड आउट करना है। DIJ फ्रेंड्स है क्या, ये जो DIJ है वो DIJ को कहा जाता है अनऑक्यूपाइड सेल। अनऑक्यूपाइड जो सेल रहते हैं, राइट, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, DIJ होता है हमारा अनऑक्यूपाइड सेल जो रहते हैं उस अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपको फ्रेंड्स पता है वाम मेथड में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमें ये बताती है कि कौन से सेल में अलोकेशन करना चाहिए जिससे हमें फायदा रहेगा। सो हम ये चेक करेंगे कि DIJ है उसकी वैल्यू क्या आती है और उस वैल्यू के बेस हमें डिसाइड करना है कि क्या सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या फिर वो इंप्रूव सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो ये चेक करने के लिए DIJ का हमारे पास इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, इसको आप सीधा उस साइड ले लो। ये जो आपके राइट हैंड साइड है UI प्लस VJ, उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। सो और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके तो क्या होगा, माइनस UI प्लस VJ, राइट। काफी आसान इक्वेशन है फ्रेंड्स, राइट। DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, राइट। अब आपको CIJ क्या है, UI VI वो सब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ये जो CIJ है वो किसका आएगा, अनऑक्यूपाइड सेल का आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो DIJ है वो DIJ किसके लिए हम ढूंढ रहे हैं, ये DIJ हम ढूंढ रहे हैं अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, और ये C है वो C क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए है फॉर दिस इक्वेशन, राइट। ये जो CIJ था वो किसके लिए था, ऑक्यूपाइड सेल के लिए था, और यहाँ पे ये जो CIJ हम लेंगे वो किसके लिए लेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल का। क्यों, क्योंकि DIJ है वो अनऑक्यूपाइड सेल का हम ढूंढने वाला है। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगेन 6 अनऑक्यूपाइड सेल है, तो सभी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन बाय वन कौन कौन से है। सबसे पहले देखो ये 1 और ये 2, सो D12 इक्वल्स टू देन 1 and 3, so D13, right, D13, then here D21, then D22, then here it is D31 and लास्ट में हमें मिलेगा D33, राइट फ्रेंड्स। तो ये हमने लिख दिया बेस्ड ऑन दिस अनऑक्यूपाइड सेल कितने थे हमारे मैट्रिक्स में उसके ऊपर से। अब आपको देखो C11 ये CIJ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C12 आएगा, तो C12 का कॉस्ट कितना है, ये C1 और 2, ये C12 का कॉस्ट कितना है 30, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 माइनस यहाँ पे I मतलब क्या, ये फर्स्ट वाला, तो U1 की वैल्यू है कि U1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये देखो U1 इज इक्वल टू 10, सो 10 प्लस करना है, और यहाँ पे देखो ये D2 था D12, तो यहाँ पे U1 लेना है और V कितना आएगा, V2 लेना है, तो V2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, V2 की वैल्यू है -12, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा -12, राइट। सो हमें ये फर्स्ट हमारा पूरा मिल गया। इसका तो आप सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वी गेट दी वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30 माइनस ये 10 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा -2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 + 2 इज इक्वल टू 32, राइट। सो D12 की वैल्यू कितनी मिली 32। इसी तरह से आपको ये D13 D21 सब फाइंड आउट करना है। D13 ये रहा 50, राइट। मैं सबका फटाफट ढूंढ लेता हूं। उसके लिए U1 की वैल्यू 10 प्लस V3 लेना है, तो V3 की वैल्यू कितनी है -20, राइट। एंड में मैं उसका समेशन करूंगा। इसके लिए D21 के लिए यहाँ पे 70 है, D22 के लिए यहाँ पे 30 है, देन D31 के लिए यहाँ पे 40 है, और D33 के लिए यहाँ पे कितना है
70। तो अब मुझे वहां पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, सब माइनस माइनस माइनस। अब डी U2 की वैल्यू 60, राइट, प्लस V1 की वैल्यू कितनी है 9, इक्वल्स टू यहाँ पे ये कर देंगे D2 U2 और V2 लेना है, तो यहाँ पे 60 माइनस प्लस V2 की वैल्यू कितनी है -12, तो यहाँ पे मैं -12 करूंगा, राइट। देन अगेन यहाँ पे U3 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस V1 लेना है, राइट, यहाँ पे V1 लेना है, तो V1 कितनी है 9, सो यहाँ इट इज 9। D33 में U3 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 20 प्लस V3 की वैल्यू है -20, राइट। सबका सिंप्लीफिकेशन करो, वी गेट द आंसर 10 माइनस 20, राइट, दैट इज -10, और ये हो जाएगा प्लस, सो वी गेट द वैल्यू 60, यहाँ पे 60 प्लस, सो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 30 माइनस, ये पूरा हो जाएगा आपके लिए 48, 30 माइनस 48, सो वी गेट -18, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -18, यहाँ पे 20 प्लस 29, 40 में से 29 जाएगा, सो वी गेट 11, यहाँ पे 20 चला जाएगा, वी गेट डायरेक्टली 70, राइट। सो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सभी अनऑक्यूपाइड सेल की फ्रेंड्स यहाँ पे निकाल लिए, हम आप देख सकते हो किस तरह से निकालिए इक्वेशंस के द्वारा। अब आपको चेक करना है एक कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंडीशन के बारे में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, कंडीशन क्या है, राइट। कंडीशन चेक करनी है कि भाई Dij की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आपका आंसर रहेगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर Dij सभी Dij की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो आपका जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन था, दैट सॉल्यूशन बिकम्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट। ये जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन था, इट बिकम्स योर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट। अगर Dij में किसी एक की भी वैल्यू 0 है, राइट, देन अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है, राइट, अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है। ऑप्टिमम तो है लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन Dij में अगर किसी एक Dij की भी वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे इंप्रूव्ड सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्या फ्रेंड्स लिखोगे, इंप्रूव्ड सॉल्यूशन इज पॉसिबल। मतलब इन दिस एग्जांपल अगर आपको चेक करना है, ये जो हमने Dij की वैल्यू निकाली, उसमें आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है कि क्या सभी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर सभी वैल्यू फ्रेंड्स ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपका जो वाम से ढूंढा हुआ एग्जांपल था, राइट, वाम के अंदर हमने देखा था, वाम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई थी 779। सो वो जो सॉल्यूशन मिला है, दैट सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन ऑप्टिमम है। यहां पे आपको एग्जांपल को स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर किसी एक Dij की भी वैल्यू सब ग्रेटर देन 0 है, लेकिन किसी एक की 0 आ रही है, किसी एक Dij की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो जिसकी भी जिस अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू 0 आएगी, उस अनऑक्यूपाइड सेल में किसी ऑक्यूपाइड सेल में से अगर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे उस अनऑक्यूपाइड सेल में, ऑक्यूपाइड सेल में से यहां से यहां पे कर देंगे, राइट। अगर इसकी 0 आई है तो यहां से इसको यहां पे करेंगे, सो हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन मिल सकता है। आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर उतना ही रहेगा 779, लेकिन अलोकेशन है वो मुझे अल्टरनेट मिलेंगे इफ Dij इज इक्वल टू 0। लेकिन सभी Dij में से अगर किसी एक भी सेल की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आती है, तो फ्रेंड्स इंप्रूव्ड सॉल्यूशन पॉसिबल है और आपको वो इंप्रूव्ड सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन यहां पे आ रही है। देखो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, मतलब एक सेल ऐसा है D22 उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब लेस देन 0 आ रही है, दैट मींस इंप्रूव्ड सॉल्यूशन पॉसिबल है। इन दिस एग्जांपल जो हमें वाम से इक्वेशन वाम से जो मिला था, उसकी जगह हमें क्या मिलेगा, इंप्रूव सॉल्यूशन मिल सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करना है वो इंप्रूव सॉल्यूशन, तो यहां पे देखो, जो हमारा अनऑक्यूपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें जहां पे ये मैंने बक्सा बना दिया, एक रेक्टेंगल बना है, उस अनऑक्यूपाइड सेल में ये D22 वाला जो अनऑक्यूपाइड सेल था, वहां पे अब क्या करना है, उस अनऑक्यूपाइड सेल को ऑक्यूपाइड सेल में बदलना है फ्रेंड्स। मतलब अनऑक्यूपाइड सेल को ऑक्यूपाइड सेल में बदलना है। कौन से अनऑक्यूपाइड सेल को, 22 वाले। मतलब यहां पे आप देखो, ये वाला, ये 22 वाला जो है, इस अनऑक्यूपाइड सेल को अब हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड सेल करेंगे। कैसे करना है, तो यहां पे आपको कहीं से, जहां पे भी ऑक्यूपाइड सेल है, कहीं से भी आपको कोई एक ऑक्यूपाइड सेल में से उतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को यहां पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको अनऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है, राइट। अब यहां पे प्लस किया है, मतलब इस सेल में अगर हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो किसी और जगह से उतनी प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा,
राइट, प्रोडक्ट तो सेम ही है, सप्लाई हमारा इक्वल था ना, डिमांड और सप्लाई इक्वल थी, मतलब प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो किसी ऑक्यूपाइड सेल में से हमें सब्सट्रैक्ट करके उस प्रोडक्ट को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस किया तो कहां अब हम करेंगे, तो यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर देखना है, ऊपर ऑक्यूपाइड सेल है नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड है नहीं है, राइट हैंड साइड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हाँ है। तो दो जगह ऐसा है ऑक्यूपाइड सेल, तो यहां से आप देखो यहाँ पे माइनस कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर माइनस करोगे तो क्या हो सकता है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, और आगे जाओगे तो आगे जाके भी नहीं मिलेगा, तो जो क्लोज लूप बनानी है वो क्लोज लूप बनेगी नहीं, ठीक है। तो वी सिलेक्ट दिस वन, राइट, ये डाउनवर्ड का है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस किया है तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां से माइनस किया है, राइट, तो किसी और जगह पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इस रो में से दो निकल गए, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस किया, यहां से दो निकल के यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे किसी एक जगह पे इस रो के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, राइट। पहले कॉलम का देखा, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस किया तो अब ऊपर जाएंगे माइनस, राइट। जहां पे भी ऑक्यूपाइड सेल दिखेगा उसी जगह पे आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लस कर देंगे या फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहां से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे प्लस करोगे तो यहाँ चले जाओगे, तो आपको क्लोज लूप नहीं मिलेगी। आपको ऐसे कैसे भी करके ऐसी एक लूप क्रिएट करनी है, क्लोज लूप, राइट। वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन जहां से स्टार्ट किया है ना फ्रेंड्स, जिस अनऑक्यूपाइड सेल में हमने प्लस किया था उसको ऑक्यूपाइड करने के लिए, उसी जगह वापस हमें आना है। अब देखो यहां से मैं यहां आया, अब यहां से इधर गया, इधर से इधर गया, ठीक है। अब इधर से ऊपर चला जाऊंगा तो फिर यहां से मुझे कंपलसरी यहाँ पे ही आना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बार आ गया तो मैं क्लोज लूप क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहां से मैं इधर आऊंगा तो यहाँ पे देखो एक साथ क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस। तो एज पर दी रूल्स एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में ओड नंबर में साइन नहीं होनी चाहिए, ओड नंबर में साइन नहीं होनी चाहिए। एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में ओड नंबर में साइन नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 है 5 है ऐसी साइन नहीं होनी चाहिए। अगर साइन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर में ही हो सकती है, मतलब एक रो में या तो 4 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है। उसी तरह से कॉलम की बात करें तो कॉलम में या तो 2 साइन हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है, राइट, लेकिन ओड साइन नहीं हो सकती। तो यहां पे मैं प्लस कर दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगी, ओड साइन हो जाएगी, 1 2 3। तो यहां पे मैं इसको स्किप करूंगा और सीधा यहां पे आ जाऊंगा। सो यू कैन सी द क्लोज लूप वी क्रिएटेड। यहां से स्टार्ट किया मैंने, फिर नीचे गया, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां से ऊपर गया और सीधा इधर आ गया। सो यू कैन सी, राइट, ये हमें क्या क्रिएट करके दे रही है, एक क्लोज लूप क्रिएट करके दे रही है। सो फ्रेंड्स ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं फॉर दी ये ड्राइंग, ये जो आप क्लोज लूप क्रिएट करने वाले हो उसके लिए, ठीक है, कि भाई एक ही रो के अंदर इवन में ही साइन होनी चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 माइनस और 1 प्लस होगा, या फिर 2 प्लस और 1 माइनस होगा, ऐसा कभी भी रो या कॉलम में नहीं होगा, ठीक है। सो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस किया था तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं अलोकेट करूंगा, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो आपको उसके कॉर्नर चेक करना है। ये जो क्लोज लूप बना है ना, ऐसे क्लोज लूप के ये कॉर्नर है ना, उसको चेक करना है। ऐसी क्लोज लूप है तो ये सब चेक करना है, राइट। जैसे आपकी क्लोज लूप बनी हो वो क्लोज लूप के सारे कॉर्नर पॉइंट चेक करने हैं, और वो कॉर्नर पॉइंट के जो सेल है उस सेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट अलोकेट हुई है और उसमें सबसे मिनिमम कहां पे है वो देखनी है। तो देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम है, मतलब 2, राइट, 8 10 और 2, सो 2 इज द मिनिमम। तो इस 2 को अब हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो 2 है उसको क्या करेंगे, यहां पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सो नाउ वी विल क्रिएट द न्यू मैट्रिक्स, ऐसा ही सेम मैट्रिक्स बनाएंगे, और उस मैट्रिक्स के अंदर ये जो 2 था जो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया था उसको अब सीधा हम क्या करेंगे, इस अनऑक्यूपाइड सेल में ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिससे ये अनऑक्यूपाइड सेल ऑक्यूपाइड हो जाएगा, एज पर यहाँ पे हमें माइनस मिला था इसलिए, ठीक है। सो नाउ हियर मैं इसको निकाल दे रहा हूं, फिर से मैं फटाफट आपके लिए टेबल बनाऊंगा एंड उसके अंदर सारी वैल्यू इनपुट कर दूंगा, राइट। तो फ्रेंड्स मैंने नया मैट्रिक्स यहाँ पे बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, एज पर दी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो 2 था जो सबसे मिनिमम था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो यहां से ये जगह से इस जगह पे हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। सो कितना है 2, तो ये मैंने 2 किया, सो प्लस 2 हुआ। यहाँ पे देखो साइन देखो, प्लस हुआ तो प्लस कितना किया, प्लस 2 किया। सो यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया है, तो माइनस कहां से करना है, नीचे वाले सेल में देखो माइनस की साइन है तो माइनस है, तो 8 जो था 8 में से -2 करेंगे, जितना ऐड किया है उतना सबट्रैक्ट करना है, तो -2 होगा, तो 8 - 2 दैट इज 6 यहाँ पे मिलेगा। फिर आगे जाइए लूप के अंदर, यहाँ पे साइन देखिए क्या है, प्लस साइन है,
तो पहले 10 थे तो 10 में प्लस करना है, कितना प्लस करना है 2, राइट। तो वी गेट द वैल्यू 10 + 2 दैट इज 12। फिर ऊपर जाइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस था, क्या कितना माइनस करना है 2 माइनस करना है। सो 2 माइनस करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, एंड अगेन यहाँ पे जाएगा तो आपका लूप कंप्लीट हो गया। सो वी गेट द न्यू सॉल्यूशन। ये हम आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक नया ऑब्टेन किया है सॉल्यूशन। बाकी के जो सेल हो गए, राइट, बाकी के देखो ये 5 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है, ये सेल तो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे 7 है, वे सेल उसी जगह पे रहेंगे, सिर्फ जो लूप था, जो क्लोज लूप था, उसके ही सेल में बदलाव आएगा, राइट। सो यहाँ पे हमें नया अलोकेशन हमें मिल गया है। अब इस अलोकेशन जो हमने नया मिला है उसको आपको क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करना है, फिर से वही करना है, फिर से आपको UI एंड VI या फिर VJ जो भी कहना है, राइट। UI और VJ की वैल्यू आपको ढूंढनी है, राइट। UI और VJ की वैल्यू निकालो, फिर से उसका DIJ निकालो, जैसे हमने अभी अभी फाइंड आउट किया। UI और VJ की वैल्यू निकालो और DIJ फाइंड आउट करो। और अगर किसी अनऑक्यूपाइड सेल की फिर से इस नए मैट्रिक्स में किसी भी एक अनऑक्यूपाइड सेल की अगर वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब नेगेटिव आती है, तो आपको फिर से ये ऐसा एक क्लोज लूप बनाना है और उसका इंप्रूवमेंट करना है। ऐसे जो लोकेशन है उसको ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्यूपाइड टू अनऑक्यूपाइड सेल, राइट। लेकिन अगर सभी इस नए मैट्रिक्स में सभी DIJ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो आपका जो ये वाला जो नया मैट्रिक्स जो बना है, ये जो नया मैट्रिक्स बना है, दिस न्यू मैट्रिक्स बिकम योर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट। अगर सभी DIJ की वैल्यू आप जो अब फाइंड आउट करेंगे वो अगर ग्रेटर देन 0 जाती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बिकम योर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट। सो इन दिस एग्जांपल अब आप इसका UI और VI निकाल के, राइट, फिर से DIJ निकालोगे तो सभी DIJ की, सभी अनऑक्यूपाइड सेल की, ये सभी जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो सभी अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही फ्रेंड्स मिलेगी। आप आपकी नोटबुक में एक बार चेक कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। सभी वैल्यू DIJ की ग्रेटर देन 0 हो रही है और उसके बाद सभी वैल्यू 0 हो रही है, मतलब आपको ये जो नया मैट्रिक्स मिला है, ये नया मैट्रिक्स आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आपको अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। सो फ्रेंड्स, इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको कैसे निकालना है, 5 × 19, 2 × 30, 7 × 40, 2 × 10, 12 × 20, 6 × 8, और सबका आप समेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद समेशन करोगे तो आपको मिलेगा। आपको जैसे पता है वाम के अंदर आपने अगर उसका सॉल्यूशन निकाला होगा या फिर आपने देखा होगा, तो वाम के अंदर हमें कितना मिल रहा है, एज पर वाम जो हमें सॉल्यूशन मिला था, राइट, उस एज पर वाम सॉल्यूशन में हमें मिला था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 779 मिला था, और अब वो इंप्रूव होके हमें कितना मिल गया 7, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर इंप्रूव्ड सॉल्यूशन एंड दिस इज द प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ द मोदी मेथड। आई होप कि आपको पता चला होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई फ्रेंड्स डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां पे मैं आपका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, धन्यवाद।